नमस्कार दोस्तों हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से मैं समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के परीक्षा में पूछे गए विगत वर्षों के प्रश्नों को देख रहे हैं और इसी श्रृंखला में हम लोग राज्य व्यवस्था के खंड को देख रहे हैं और राज्य व्यवस्था के अंतर्गत जो कई चैप्टर में बटे हुए हैं उनको हम लोग चैप्टर वाइज देख रहे हैं। तो उनमें से आज जिस चैप्टर को देखेंगे उनमें से जिन चैप्टरों को देखेंगे उनमें से पहला जो चैप्टर है उसका नाम है केंद्र राज्य संबंध। तो दोस्तों देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आपके सामने पहला सवाल है कि केंद्र तथा राज्यों के मध्य शक्तियों के वितरण के लिए भारत का संविधान 3 सूचियों को प्रस्तुत करता है। निम्न में से कौन से 2 अनुच्छेद शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं? दोस्तों आप सबके सामने विकल्प नंबर 1 है कि अनुच्छेद 4 तथा 5, विकल्प 2 है कि अनुच्छेद 56 तथा 57, विकल्प नंबर 3 है कि अनुच्छेद 141 तथा 142 और विकल्प नंबर डी है अनुच्छेद 245 तथा अनुच्छेद 246। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी, मतलब विकल्प डी, जिसका अनुच्छेद 245 और 246। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 245 तथा 46 संघ तथा राज्यों के मध्य विधायी शक्तियों के वितरण को विनियमित करते हैं और अनुच्छेद 245 जो है वह संसद और राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाई जाने वाली विधियों के विस्तार की राज्य क्षेत्रीय सीमा को निश्चित करता है। और जो अनुच्छेद 246 है दोस्तों, यह 7वीं अनुसूची की सूची 1 मतलब संघ सूची में शामिल किसी विषय पर केंद्र तथा केंद्रों को सूची 2 मतलब कि जो राज्य सूची है में शामिल विषयों पर राज्यों को कानून निर्माण की अनुमति प्रदान करता है। और वहीं जो सूची 3 है अर्थात जो समवर्ती सूची जिसे कहते हैं, उस पर जो है कि केंद्र और राज्य दोनों ही सरकारें कानून बना सकती हैं। लेकिन अगर जब दोनों के द्वारा बनाए गए कानून पर टकराव होगा तो केंद्र सरकार के द्वारा बनाया गया कानून जो है वो सर्वोपरि होता है, मतलब वही मान्य होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती हैं उल्लिखित हैं। तो संघ सूची में, राज्य सूची में, समवर्ती सूची में, अवशिष्ट सूची में। तो दोस्तों देखिए पहले प्रश्न के व्याख्या में हमने आपको बताया कि समवर्ती सूची उसमें ऐसे विषय होते हैं जिन पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों ही कानून बना सकते हैं। जैसे शिक्षा है, शिक्षा दोस्तों समवर्ती सूची में शामिल है, इसीलिए शिक्षा पर केंद्र भी कानून बनाता है और राज्य भी कानून बनाता है। तो इस तरह से दोस्तों इसका विकल्प जो है विकल्प सी आपका सही हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, निम्न करों में से कौन सा एक कर संघ द्वारा लगाया तथा वसूला जाता है किंतु संघ तथा राज्यों में बांटा जाता है? ऑप्शन है आप सबके सामने कॉरपोरेशन टैक्स और कृषि आय के अतिरिक्त आय पर कर और रेलवे किराए तथा भाड़े पर कर और कस्टम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है विकल्प बी। संविधान के अनुच्छेद 270 के तहत जो है कि संघीय करों में से कृषि आय के अतिरिक्त अन्य आय पर कर संघ द्वारा लगाया एवं वसूला जाता है किंतु संघ और राज्यों में इसका जो है कि वितरण किया जाता है। अगला सवाल है दोस्तों कि भारतीय संविधान के किस भाग में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं? भाग 10, भाग 11, भाग 12, भाग 13। तो दोस्तों इसका सही जवाब है भाग 11, विकल्प बी। देखिए भारतीय संविधान के भाग 11 के अध्याय 1 में केंद्र और राज्य के बीच जो विधायी संबंध है उनके बारे में जिक्र है और जिस अनुच्छेद से जिस अनुच्छेद तक ये प्रावधान है वो है 245 से 255। और साथ ही विभिन्न विधायी विषयों को जो है कि संविधान की 7वीं अनुसूची की 3 सूचियों संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में जो है विभाजित किया गया है। अगला सवाल है दोस्तों आप सब सामने, सरकारिया आयोग की सिफारिशों का संबंध है राजस्व वितरण से, राष्ट्रपति की शक्तियों एवं कार्यों से, संसद की सदस्यता से, केंद्र और राज्यों के पारस्परिक संबंधों से? तो दोस्तों इसका जो सही विकल्प है वो है विकल्प डी। केंद्र राज्य संबंधों पर विचार करने तथा उनको सुदृढ़ करने हेतु सुझाव देने के लिए न्यायमूर्ति R.S. सरकारिया की अध्यक्षता में जून 1983 में एक आयोग का गठन किया गया था और B. शिवरमन तथा S.R. सेन इसके अन्य 2 सदस्य थे। दोस्तों ये भी याद रख लीजिएगा आप लोग, किसी एग्जाम में PCS के किसी वर्ष में ये पूछा गया था कि सरकारिया आयोग में जो टोटल सदस्य कितने थे, तो 3 थे। और सरकारिया जो हैं ये आपके B. शिवरमन और S.R. सेन के अलावा जो मुख्य इसके जो चीफ रहते हैं वो हैं R.S. सरकारिया। तो पूछा गया था कि कौन 2 और थे R.S. सरकारिया के अलावा, तो उनका नाम है B. शिवरमन और R.S.R.
सेन, ये 2 नाम भी आप लोग याद रखिएगा। और आयोग ने दोस्तों जनवरी 1988 में अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी केंद्र को। दोस्तों जो अगला अब आगे की जो प्रश्न है वो आपात उपबंध से संबंधित हैं। आपात उपबंध नामक जो है कि टॉपिक से इससे पहला सवाल जो बना है वो बना है दोस्तों, देखिए वो यूपी यूडीए एलडीए 2002 प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में। देखिए उस समय के प्रश्नों का नेचर क्या हुआ करता था। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अनुसार राष्ट्रीय आपात की घोषणा निम्नलिखित में से किन परिस्थितियों में की जा सकती है। देखिए दोस्तों यहाँ पे बता दिया है कि अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की तो घोषणा की जाती है, लेकिन कौन से वे सिचुएशन आते हैं जिनके तहत जो है कि आर्टिकल 352 में राष्ट्रीय आपात घोषित करने का जो है कि प्रावधान दिया गया है। तो पहला विकल्प है कि संवैधानिक मिशनरी की विफलता, दूसरा विकल्प है आक्रमण, तीसरा विकल्प है आपका आंतरिक अशांति, चौथा विकल्प है युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, क्योंकि राष्ट्रपति जो है भारत के राष्ट्रपति अनुच्छेद 352 के तहत युद्ध, जब भारत में युद्ध की स्थिति आ जाए या कोई बाह्य देश से आक्रमण हो या भारत में ही कुछ गुट के लोग अशांति फैलाने के लिए सशस्त्र विद्रोह कर दें, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति को पूरे देश में राष्ट्रीय आपातकाल या देश के किसी भाग में विशेष क्षेत्र में जो है कि आपातकाल लगाने का अधिकार होता है। और इसके अलावा दोस्तों जो है कि अनुच्छेद 356 के तहत जो है कि राज्यों में जब संवैधानिक तंत्र की विफलता की स्थिति आ जाती है तो राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। और अनुच्छेद 360 में ये प्रावधान है कि अगर देश में आर्थिक संकट की स्थिति आ जाए तो राष्ट्रपति को ये अधिकार है कि वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 के तहत जो है कि घोषित कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है आपका कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। देखिए दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न के व्याख्या में बताया आपको कि 352 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल है और 356 के तहत जो है वो राष्ट्रपति शासन है। तो इसका जो दोस्तों विकल्प सही हो जाएगा विकल्प सी। देखिए क्या होता है कि राष्ट्रपति शासन प्रायः गवर्नर की सलाह पर जो है कि राष्ट्रपति लगाता है। जिस राज्य में लगाना है उस राज्य का गवर्नर राष्ट्रपति को कन्विंस करेगा कि इस हमारे राज्य में ऐसी ऐसी सिचुएशन है और संविधान के अनुसार राज्य की व्यवस्था नहीं चल रही है या राज्य की सरकार नहीं चल रही है, तो राष्ट्रपति जो है कि उनसे सहमत होने के बाद उस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकता है। चलिए दोस्तों बढ़ते अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि आपातकाल में किसी राज्य विधानसभा की अवधि बढ़ाई जा सकती है। ऑप्शन ए दिया है कि राष्ट्रपति द्वारा, संसद द्वारा, राज्य के राज्यपाल द्वारा, राज्य विधानमंडल द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है पार्लियामेंट द्वारा, मतलब संसद द्वारा। संविधान के अनुच्छेद 172(1) के में ये प्रावधान है कि आपातकाल उद्घोषणा प्रवर्तन की अवस्था में, मतलब जब आपातकाल की उद्घोषणा हो गई हो तो उस समय संसद विधि द्वारा जो है कि किसी भी विधानसभा की अवधि 1 वर्ष में एक बार के लिए बढ़ा सकती है। किंतु आपातकाल की उद्घोषणा दोस्तों जैसे ही समाप्त हो जाएगी उस दशा में 6 महीने से ज़्यादा वहाँ पे आपातकाल लागू नहीं रहेगा। हर हाल में 6 महीने के बाद तुरंत वहाँ पे चुनाव करवाना कंपलसरी है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय संविधान के अंतर्गत आपात की उद्घोषणा का आधार नहीं हो सकता। युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह, आंतरिक अशांति। तो दोस्तों इसका सही जवाब है आंतरिक अशांति। देखिए इसमें क्या है दोस्तों कि भारतीय संविधान के भाग 18 के अंतर्गत जो है कि आपातकाल की उद्घोषणा है का प्रावधान है और अनुच्छेद 352 के तहत ये राष्ट्रपति को अधिकार होता है कि अगर वह उचित समझे तो पार्लियामेंट उसे मंत्रिपरिषद जो है कि उसे सजेस्ट करेगा, उसे आश्वस्त करेगा कि देश में ऐसी स्थिति आ गई है कि आप राष्ट्रीय आपातकाल लगाएं, तो वह राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकता है। लेकिन दोस्तों युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह तो ये कारण हैं, लेकिन आंतरिक अशांति अब कारण नहीं रहा किसी भी राज्य में, देश में अपने जो है कि कहीं भी आपातकाल घोषित करने का। पहले ये था, लेकिन जब 1975 की इमरजेंसी लगाई गई थी प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा,
तो उसके बाद जो है कि इसमें संशोधन किया गया। 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया 1978 में, जिसमें इमरजेंसी लगाने का मतलब राष्ट्रीय आपातकाल लगाने का जो वजह आंतरिक अशांति था, उस शब्द को हटा करके उसकी जगह पर जो है कि सशस्त्र विद्रोह को शामिल किया गया। मतलब अब देश में अगर राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा होगी तो ये 3 कारण जो है कि अगर रहेंगे तभी युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह। तो चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको व्याख्या काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगला सवाल जिस टॉपिक से वो है फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग। इससे दोस्तों पहला सवाल है कि वैसे दोस्तों आपको जानकारी के लिए बता दें, इस समय जो है कि 16वें वित्त आयोग का गठन हो गया है। अब आप लोग कमेंट सेशन में बता सकते हैं कि 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, बनाए गए हैं। हाँ, तो दोस्तों ये जो पहला सवाल है वो है कि सामान्य रूप में भारत में प्रति 5 वर्ष बाद वित्त आयोग की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन ए बनाया है कि राज्यों की वित्तीय स्थिति निर्धारण करने के लिए, केंद्रीय सरकार की वित्तीय स्थिति निर्धारित करने के लिए, केंद्रीय सरकार के वित्तीय संसाधन निर्धारित करने के लिए। ऑप्शन डी है कि केंद्रीय अनुदान और संघ के राजस्व में राज्यों का अंश निर्धारित करने के लिए। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी। संविधान के अनुच्छेद 280 में ये प्रावधान किया गया है कि प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर राष्ट्रपति के द्वारा जो है कि एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा और इसके अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति जो है कि वो राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाएगी। और इसका मुख्य कार्य जो होगा वो संघ और राज्यों के बीच करों के शुद्ध आगमों के वितरण के बारे में और राज्यों के बीच ऐसे आगमों के आवंटन के तरीके के संबंध में राष्ट्रपति को जो है कि सिफारिश प्रस्तुत करना है। और जो दोस्तों पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे 1951 में जो पहला वित्त आयोग गठित हुआ था, उसके अध्यक्ष जो है कि केसी नियोगी जी थे। ये एग्जाम में पूछा जाता, तो आप लोग याद रखिएगा। एक मिनट दोस्तों, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के राष्ट्रपति द्वारा वित्त आयोग की नियुक्ति से संबंधित है। तो दोस्तों अभी हमने पिछले प्रश्न में व्याख्या में बताया आर्टिकल 280, तो आपका ऑप्शन सी जो है कि सही हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों कि केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा किस सिफारिश पर होता है, किसकी सिफारिश पर होता है। वित्त मंत्रालय और वित्त आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और नाबार्ड। तो दोस्तों इसका सही जवाब है कि वित्त आयोग की सिफारिश पर जो है कि केंद्र और राज्यों के मध्य जो है कि पैसे का बंटवारा होता है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल दोस्तों ये योजना आयोग से दोस्तों, अब योजना आयोग तो रहा नहीं, लेकिन अगर हो सकता है कि एक आध सवाल आ जाए, बाकी ये बहुत इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन प्रीवियस ईयर में पूछा गया तो हम करा दे रहे हैं। निम्नलिखित में से कौन एक संवैधानिक संस्था निकाय नहीं है। वित्त आयोग, योजना आयोग, लोक सेवा आयोग और चुनाव आयोग। तो दोस्तों योजना आयोग जो है एक संवैधानिक संस्था नहीं है, बल्कि योजना आयोग एक संविधानेतर संस्था थी, क्योंकि इसका संविधान में कोई उल्लेख नहीं है। जबकि संघ लोक सेवा आयोग जो आर्टिकल 315 और फाइनेंस कमीशन जो है वो 280 और इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 324 एवं आंतरिक परिषद जो है, अंतर्राज्यीय परिषद जो है, ये आर्टिकल 263 में इसका जो है कि संवैधानिक संस्थाएं हैं इनका, क्योंकि संविधान में प्रावधान है। और ये संविधानेतर संस्था थी योजना आयोग, जो कि अब नहीं रही। इसकी जगह पे जो है कि नीति आयोग बना दिया गया है, जिसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। अब आप लोग बताइए कि नीति आयोग का गठन कब हुआ था और उसके पहले अध्यक्ष कौन थे, नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री, रिजर्व बैंक के गवर्नर। तो दोस्तों जो प्रधानमंत्री हमारे होते हैं, जब योजना आयोग हुआ करता था तो प्रधानमंत्री उसके पदेन अध्यक्ष हुआ करते थे, जो कि आजकल नीति आयोग के होते हैं। तो दोस्तों इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत में नीति आयोग की स्थापना जनवरी 2015 में की गई। ऑप्शन दिया है कि राष्ट्रपति के द्वारा जारी अध्यादेश से, संसद के एक अधिनियम से, संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ऑप्शन सी। ऑप्शन सी दोस्तों इसका जो है कि सही जवाब है। योजना आयोग को समाप्त करने के बाद जो है कि उसके स्थान पर संघीय मंत्रिपरिषद द्वारा पारित एक विशिष्ट प्रस्ताव से 1 जनवरी 2015 को जो है कि नीति आयोग, जिसका फुल फॉर्म हमने बताया कि नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, स्थापित कर दिया गया। और वर्तमान में जो इसके उपाध्यक्ष हैं वो हैं सुमन बेरी। चलिए हमने आपको जो कमेंट सेशन में हमने आपसे सवाल पूछा था, दोनों के हमने उत्तर आपको खुद दे दिए। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध है, राष्ट्रीय विकास परिषद, नेशनल डेवलपमेंट कमेटी, NDC। तो इसका दोस्तों जो विकल्प है वो है कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से, ग्राम विकास योजनाओं के क्रियान्वयन से, विकास परियोजनाओं के निर्माण से, केंद्र तथा राज्य के वित्तीय संबंधों से। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए, पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से। पंचवर्षीय योजनाएं जो दोस्तों पहले हुआ करती थी,
हर 5 साल में 5 ईयर प्लान बनता था 5 साल का, और उसके तहत जो है कि देश में एक विकास का रोड मैप तैयार किया जाता था, जबकि वो सब अब सिस्टम रहा नहीं, क्योंकि अब जो है कि 7 वर्ष, 15 वर्ष और 30 वर्ष का जो है कि प्लान मोदी सरकार के द्वारा जो है कि घोषित कर दिया गया है इसके नीति आयोग के गठन के बाद। तो ये इम्पॉर्टेंट है नहीं, बस आप जान जाइए कि पंचवर्षीय योजनाओं के अनुमोदन से राष्ट्रीय विकास परिषद का मुख्य संबंध था। राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना दोस्तों पूछ सकता है कि उसका गठन कब हुआ था। उसका गठन हुआ था 6 अगस्त 1952 को, और योजना आयोग का 1951 में हुआ था दोस्तों। देखिए अब बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ। हाँ, अगला टॉपिक जो है वो है लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग। लोकपाल और महत्वपूर्ण आयोग से चलिए, इससे जो पहला सवाल है दोस्तों वो है कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन कथन सही है। दोस्तों देखिए ये आई थिंक, हाँ देखिए 2010 में बना है मेंस में। हमें लगता है कि 13 के 11 के बाद उसका मेंस हुआ रहा होगा, तो ये करंट ओरिएंटेड सवाल था, लेकिन आज भी ये प्रासंगिक है। तो हम लोग देखते हैं कि लोकपाल विधेयक 2011 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं। ऑप्शन है दोस्तों कि लोकसभा में 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था। 2 है कि श्री पी चिदम्बरम गृह मंत्री द्वारा इसे पूरा स्थापित किया गया था। और ऑप्शन सी है दोस्तों कि इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया है। और चौथा है, देखिए है इसमें लगाया, तो इसका मतलब उस समय ये मामला करंट में था। तो अब चौथा ऑप्शन देखते हैं कि सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे कमज़ोर कहा गया है। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, देखिए कूट करके बनाया है, इसमें कूट में बनाया है कि केवल 1 और 2, 1 2 3 और 2 एंड 4 और 1 3 4। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब हो वो है ऑप्शन डी, मतलब कि इससे संबंधित जो बातें हैं, इससे लोकपाल विधेयक 2011 से संबंधित जो बातें हैं उसमें जो है कि आपका लोकसभा में यह 4 अगस्त 2011 को इसे पूरा स्थापित किया गया था, ये बात सही है। और इसे अस्थायी समिति को भेज दिया गया था, ये भी बात सही थी उस समय। और सिविल सोसाइटी के सदस्यों द्वारा इसे जो है कि कमज़ोर कहा गया था, ये तीनों बातें जो है कि सही हैं। जबकि ऑप्शन बी, सेकंड नंबर ऑप्शन जो है वो गलत है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। एक सेकंड, हाँ दोस्तों, तो अब अगला सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 2 कि प्रशासनिक सुधार आयोग जिसने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी के अध्यक्ष थे। ऑप्शन है मोरारजी देसाई, के संथानम, चौधरी चरण सिंह, बाबू जगजीवन राम। तो दोस्तों इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मोरारजी देसाई, क्योंकि प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग की जो स्थापना हुई थी वो जनवरी 1966 में हुई थी। इसके अध्यक्ष मोरारजी देसाई थे, और वर्ष 1967 में मोरारजी देसाई के देश के उप प्रधानमंत्री बन जाने के बाद इसके जो अध्यक्ष बने वो थे के हनुमंथैया। और वर्ष 1970 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। इस आयोग ने पहली बार लोकपाल तथा लोकायुक्त बनाने की संस्तुति की थी। तो पूछा जा सकता है कि किस रिपोर्ट में या कौन सी संस्था ने पहली बार जो है कि लोकपाल और लोकायुक्त के पद का जो है कि जिक्र किया था अपनी रिपोर्ट में। तो पहली प्रशासनिक सुधार आयोग जो था, जो 1960 में जो है दोस्तों गठित हुआ था, तो उसमें ये बात पहली बार कही गई थी। और जिसके कि अध्यक्ष थे मोरारजी देसाई। बाद में जब वो उप प्रधानमंत्री बन जाते हैं, जनता पार्टी की सरकार बनती है, तो इसके अध्यक्ष बन जाते हैं के हनुमंथैया। अगला सवाल है दोस्तों कि संविधान पुनरीक्षण के लिए नियुक्त राष्ट्रीय आयोग से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन है कि इसकी रिपोर्ट अनुशंसनात्मक प्रकृति की होगी, इसकी नियुक्ति संसद के अनुमोदन से हुई है, इसकी अध्यक्षता जस्टिस M.N. वेंकटचलैया कर रहे हैं, और चौथा विकल्प है कि यह देश की सामाजिक आर्थिक आवश्यकताओं पर अपना ध्यान केंद्रित करेगा। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, देखिए इसमें कूट बना के दिया है कि केवल 1 और 2, 1 और 3, 1 2 3 और 2 3 4। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मतलब कि पहला और तीसरा कथन जो है कि संविधान पुनरीक्षण की नियुक्ति राष्ट्रीय आयोग से संबंधित जो निम्नलिखित कथन दिए गए हैं उनमें से दोस्तों जो है कि पहला और तीसरा कथन सही है। मतलब इसकी रिपोर्ट अनुशंसनात्मक प्रकृति की थी, और इसकी अध्यक्षता जो थी वो जस्टिस S.N. वेंकटचलैया कर रहे थे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर जो है कि चुनिए। एक तरफ अधिनियम दिया है और दूसरी तरफ दिया है कि संशोधन। तो दोस्तों देखते हैं, मिलाते हैं। 94 कॉन्स्टिट्यूशन नंबर 94 और 95 और 96
और 103 दिया है। तो दो बोला है कि इनमें से किस कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू किस आर्टिकल में जो है कि अमेंडमेंट किया गया था। तो दोस्तों जो आर्टिकल 94 है, इसके तहत जो आर्टिकल जो संविधान संशोधन नंबर 94वां है, इसके तहत दोस्तों जो है कि अनुच्छेद 164 में जो है कि संशोधन किया गया था। 94वें संविधान संशोधन के तहत दोस्तों जो है कि छत्तीसगढ़ और झारखंड राज्यों में आदिवासी कल्याण के प्रभारी मंत्री की नियुक्ति का प्रावधान किया गया था, और इसके लिए जो है कि अनुच्छेद 164 में जो है कि संशोधन करना पड़ा था। और दोस्तों 95वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो है उसका संबंध है अनुच्छेद 334 से। जैसे दोस्तों इसमें क्या था, अनुच्छेद 95वां संविधान संशोधन में ये था SC और ST के लिए जो है कि लोकसभा और राज्यसभा में जो सीटों के आरक्षण का प्रावधान किया गया है, और इसमें जो कि साथ ही एंग्लो इंडियन के प्रतिनिधित्व की भी अवधि को बढ़ाने के लिए बात कही गई थी। अगले 10 वर्षों के लिए इसमें जो है कि 95वें संविधान संशोधन में बढ़ाया गया था। लेकिन दोस्तों जो है कि 26 जनवरी 2020 तक के लिए बढ़ाया गया था, लेकिन 104वां संविधान संशोधन जब आया तो SC और ST के लिए जो रिजर्वेशन लोकसभा और राज्यसभा में जो कि सीटों का आरक्षण वो तो बढ़ाया गया, लेकिन एंग्लो इंडियन का जो एक नियुक्ति होती थी उसको जो है कि समाप्त कर दिया गया 104वें संविधान संशोधन में। और देखते हैं और क्या पूछा दोस्तों, 96वां संविधान संशोधन। तो दोस्तों जो 96वां संविधान संशोधन है, इसका संबंध है आपका 8वीं अनुसूची से। 96वां संविधान संशोधन में दोस्तों उड़ीसा की भाषा को जो है कि उड़िया से बदल करके ओडिया कर दिया गया। जो इसका वर्तनी थी वो बदल दिया गया, उड़िया इसे कहा जाता था। जो भाषा जैसे हिंदी है तो हिंदी कहते हैं, पंजाबी भाषा होती है, वैसे उड़िया भाषा है, उड़िया भाषा का नाम बदल करके ओडिया कर दिया गया 96 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। और 103 के द्वारा जो है कि इसे जो है कि वर्ष 2019 में लाया गया था, और इसके तहत जो है कि आर्टिकल 15 और 16 में संशोधन किया गया। संशोधन के माध्यम से भारतीय संविधान में जो है कि आर्टिकल 15(6) और आर्टिकल 16(6) जो है कि जोड़ा गया है, ताकि अनारक्षित वर्ग के जो आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों को जो है कि आरक्षण का लाभ प्रदान किया जा सके। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि व्याख्या आप लोगों को पसंद आ रही होगी। और अगला जो क्वेश्चन है वो है दोस्तों कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 संबंधित है जम्मू कश्मीर राज्य से, सिक्किम राज्य से, नागालैंड राज्य से और मणिपुर राज्य से। तो दोस्तों आर्टिकल 370 जो है कि आप लोग जानते हैं, इसमें बहुत अमेंडमेंट किया गया है, काफ़ी चर्चा में था वो 2019 में आई थिंक। तो उसी से पूछ लिया कि अनुच्छेद 370 का संबंध किस टॉपिक से है या किस मतलब मुद्दे से है, तो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 के अंतर्गत जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था, और 6 अगस्त 2019 को संसद की संस्तुति से जो है कि राष्ट्रपति के आदेश द्वारा 2019 द्वारा जो है कि संविधान राज्य की विशेष जम्मू कश्मीर राज्य की विशेष स्थिति को जो है कि समाप्त कर दिया गया। और इसके अलावा जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य को जम्मू और कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र तथा लद्दाख संघ राज्य क्षेत्र में जो है कि पुनर्गठित कर दिया गया। अभी हाल फिलहाल में दोस्तों जो है कि जम्मू कश्मीर राज्य में विधानसभा का चुनाव कराए जाने की घोषणा की गई है, तो थोड़ा सा इसे भी आप लोग याद रखिएगा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो है कि किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को निम्नलिखित में से किस एक के अनुमोदन से संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा जा सकता है। तो दिया है विकल्प में कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष और भारत के राष्ट्रपति। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है, ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है, कभी भी ये किसी भी एग्जाम में रिपीट किया जा सकता है। RO 2014 के मुख्य परीक्षा में बनाया है। तो इसमें दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 315(4) के तहत राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति के अनुमोदन से किसी राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों को संघ लोक सेवा आयोग को जो है कि सौंपा जा सकता है। और संविधान के अनुच्छेद 315(1) के अनुसार संघ के लिए एक संघ लोक सेवा आयोग और प्रत्येक राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, ये प्रावधान है। अब जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो देखते हैं कि संघ लोक सेवा आयोग अपना वार्षिक प्रतिवेदन सौंपता है प्रधानमंत्री को, राष्ट्रपति को, लोकसभा अध्यक्ष को, गृह मंत्री को। तो दोस्तों राष्ट्रपति को। अनुच्छेद 323(1) के अनुसार जो है कि संघ लोक सेवा आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को आयोग द्वारा किए गए कार्य के बारे में जो है कि प्रतिवर्ष वार्षिक प्रतिवेदन दे, जिसे राष्ट्रपति एक ज्ञापन पत्र सहित संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष जो है कि प्रत्येक सदन मतलब लोकसभा और राज्यसभा दोनों के समक्ष जो है कि प्रस्तुत कराएंगे। और इस ज्ञापन पत्र में उन विषयों का उल्लेख किया जाता है जिनमें आयोग की सिफारिशों को स्वीकार नहीं किया गया, साथ ही उन सिफारिशों को न मानने के कारणों का भी जो है कि उल्लेख किया जाता है।
हाँ दोस्तों, अब अगला जो सवाल है वो है चुनाव आयोग टॉपिक से। देखिए पहला सवाल है कि मत देने का अधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार भारत में है। एक ऑप्शन बनाया है कि मौलिक अधिकार, संवैधानिक अधिकार, प्राकृतिक अधिकार, वैधानिक अधिकार। दोस्तों ये एग्ज़ाम में बहुत सारे एग्ज़ामों में पूछा जाता है और इसके अलग अलग उत्तर माने जाते हैं, लेकिन फ़िलहाल लोक सेवा आयोग ने क्या माना है और जिस वर्ष ये पूछा गया था उसमें दोस्तों जो है कि लोक सेवा आयोग ने इसका लोक सेवा आयोग ने इसका विकल्प जो है कि बी को माना था, जबकि अंतिम जो संशोधित अंतिम उत्तर पत्रक मतलब संवैधानिक अधिकार माना था, लेकिन जो अंतिम उत्तर पत्रक आया उसमें जो है कि लोक सेवा आयोग ने ऑप्शन बी और डी जो है कि दोनों को सही माना। तो अगर ऐसे सवाल आएँ तो फिलहाल अब आएगा तो एक ही देगा, या तो संवैधानिक अधिकार को देगा या वैधानिक अधिकार को देगा। तो आप लोग बस इतना याद रखिएगा कि मत देने का जो अधिकार है और निर्वाचित होने का अधिकार है, यह संवैधानिक अधिकार और वैधानिक अधिकार दोनों ही है। तो अगर दोनों दिखे तो कोई एक मार्क आएगा, नो डाउट आपका क्वेश्चन सही माना जाएगा, और अगर एक दिखे तो दोनों याद कर लीजिएगा, इनमें से जो रहेगा उसको आप लोग मारिएगा। चलिए अब बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त को नियुक्त किया जाता है लोकसभा द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, मुख्य न्यायाधीश द्वारा। तो दोस्तों इसका सही जवाब है राष्ट्रपति के द्वारा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 324(2) के अनुसार भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य चुनाव आयुक्त चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो होते हैं उनका तथा अन्य आयुक्तों की नियुक्ति जो है कि संसद द्वारा बनाई गई विधि के अधीन राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के जो प्रथम इलेक्शन कमिश्नर थे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, वो थे, उनका नाम था सुकुमार सेन। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य हैं। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग के कार्य से बहुत सारे सवाल आते हैं, तो आप लोग जानते रहिएगा, व्याख्या में बताएंगे। संसद एवं राज्य विधानमंडलों के सभी चुनाव कराना, सही बात है। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के लिए चुनाव करवाना, ये भी सही है, ये भी इलेक्शन कमीशन का काम है। और किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की संस्तुति करना, इस पर भी विचार करते हैं। निर्वाचन सूचियाँ तैयार कराने के लिए कार्य का निरीक्षण करना। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है आपका ये मतलब कि विकल्प एक सही है। देखिए इसमें कूट दिया है, हाँ कूट में दिया है 1 2 3 1 2 4 और 1 3 4 और सभी चारों। तो दोस्तों इसका जो सही जवाब है वो है ऑप्शन बी, मतलब 1 2 एंड 4, क्योंकि जो ये दिया है कि किसी राज्य में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन लगाए जाने की जो है कि संस्तुति करना। तो इसका जो है कि दोस्तों अगर चुनाव कराने में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी आती है तो स्वतः संज्ञान लेकर के सुप्रीम कोर्ट इंटरफेयर करती है, न कि इलेक्शन कमीशन। इलेक्शन कमिश्नर कमीशन हो सकता है कि कह सकता है कि ऐसा ऐसा हो रहा है, चुनाव निष्पक्ष नहीं हो रहा है, या चुनाव में कुछ गड़बड़ियाँ हो रही है, मशीनरी फेल है, तो उसका जो है कि संज्ञान लेगी सुप्रीम कोर्ट। तो इस तरह से ऑप्शन जो है कि स्टेटमेंट नंबर 3 जो है वो गलत हो जाएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्न में से कौन सा चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता है। लोकसभा का चुनाव किया जाता है, राज्यसभा का भी किया जाता है, राष्ट्रपति का किया जाता है, स्थानीय निकायों का। तो दोस्तों जो स्थानीय निकायों का चुनाव है ये अनुच्छेद 243 के और एवं 243 ZA के तहत जो है कि पंचायतों एवं नगर पालिकाओं का जो चुनाव है ये राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा कराया जाता है। जो अपना इलेक्शन कमीशन है इंडिया का, सेंट्रल गवर्नमेंट का, वो जिसका प्रावधान अनुच्छेद 324 में है, ये जो है कि आपका लोकसभा का चुनाव, राज्यसभा का चुनाव, राष्ट्रपति का चुनाव कराता है। तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही था। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।